जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, आज जो है सीडीपी का प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से दोस्तों ये पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं और वही बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपने इस तरीके के प्रैक्टिस सेट काफी लगा लिए तो आपके वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने पहले से लगाए होंगे, तो आप वहां से आसानी से आंसर कर पाएंगे और दोस्तों आपके वहां पर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो दोस्तों सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने किया, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने किया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया या फिर डेविड वेसलर ने किया। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है इसका पहला ही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अल्फ्रेड बिने। क्योंकि दोस्तों इन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था और अल्फ्रेड बिने को ही जो है बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी कहते हैं। तो अल्फ्रेड बिने को क्या कहते हैं? जन्मदाता भी कहते हैं। किसका जन्मदाता कहते हैं? तो बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें एकत्र करता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है। तो दोस्तों वह क्या कर रहा है? सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, सीखने के समय का आकलन कर रहा है या फिर दोस्तों सीखने का आकलन कर रहा है। तो दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीखने के लिए दोस्तों आकलन कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? अपने जो कक्षा का कार्य है उसको एकत्र करता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि सीखने के लिए आकलन कर रहा है कि बच्चे कितना सीखे हैं, उन्हीं हिसाब से वो अगला जो चैप्टर है उसको रीड कराएगा और उसमें बच्चों को समझाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद है। दोस्तों जब कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद क्या है कि शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। बी ऑप्शन है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। या फिर दोस्तों महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। जो विभेद होता है वो महिला शिक्षकों के द्वारा अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक विभेद किया जाता है। या फिर डी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। क्योंकि दोस्तों जब कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद हो जाएगा तो किसी एक को, चाहे वो बॉय को अगर विभेद, जैसे कि अगर टीचर कोई जेंट्स है, मेल है, तो वो क्या करेगा कि बच्चों को ज्यादा वरीयता देगा और अगर वो फीमेल है तो वो लड़कियों को ज्यादा वरीयता देगी। इसलिए शिक्षार्थियों का क्या हो सकता है? वहां पर ह्रासोन्मुख प्रयास हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों ए ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। दोस्तों आपको इसमें यह बताना है कि ध्वनि संबंधी जो जागरूकता होती है वो किससे संबंधित है। सही धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना मतलब उसमें निपुण होना, और डी ऑप्शन है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। तो दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन है ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ध्वनि संबंधी जागरूकता की बात की गई है। तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, तो यही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
तो दोस्तों प्रकृति जो पोषण विवाद है ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों व्यवहार एवं वातावरण से संबंधित है, वातावरण एवं जीव विज्ञान से संबंधित है, वातावरण एवं पालन पोषण से संबंधित है और आनुवंशिकी और वातावरण से संबंधित है। तो हम सब लोगों को पता है कि ये जो इसका प्रकृति पोषण है वो आनुवंशिकी और वातावरण से है, क्योंकि दोस्तों कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि बच्चा प्रकृति से ज्यादा सीखता है, मतलब वातावरण से वो ज्यादा सीखता है। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो कि कहते हैं कि वो आनुवंशिकी का ही देन होती है, अगर माता पिता अच्छे हैं तो बेटा भी उनमें उन्हीं के जीन्स लेकर के पैदा होता है और ज्यादा अच्छा कर पाता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आनुवंशिकी और वातावरण दोनों का 50-50% दोस्तों होता है, जिस जो अच्छा कर जाता है और इसमें दोनों का रोल होता है। तो इसलिए दोस्तों जो प्रकृति पोषण विवाद है, प्रकृति का मतलब दोस्तों वातावरण हो जाएगा, पोषण का मतलब दोस्तों यहाँ पर आनुवंशिकी हो जाता है, इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों कल से जो थ्योरी पोर्शन सीडीपी का आने वाला है उसमें ये सारे हम थ्योरी पोर्शन कराएंगे कि प्रकृति पोषण किन किन पर निर्भर करता है और कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने इसको जो है इसका विवाद किया है, इसमें क्या बताया है, तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। कल से आपकी थ्योरी पोर्शन सीडीपी का आने वाला है, जैसे कि उसमें पियाजे है, वाइगोत्स्की है, वंडूरा है, तो इन सब को मैं डिटेल में कराने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो आने वाली वीडियो है वो आपके सीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो दोस्तों सीडीपी के आप 28 से 29 क्वेश्चन इजीली करेक्ट कर पाया करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास है। दोस्तों मानव विकास क्या है? गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, या फिर दोस्तों केवल मात्रात्मक है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, क्योंकि दोस्तों मानव का विकास कहीं कहीं पर आप माप सकते हैं और दोस्तों गुणात्मक है और कहीं कहीं पर आप उसको माप नहीं सकते हैं, तो इसलिए मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी दोस्तों है, इसलिए सी ऑप्शन 6 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारण की निष्क्रिय एजेंसी है? दोस्तों सामाजिक कारण का निष्क्रिय कौन सा सदस्य हो जाएगा? निष्क्रिय एजेंसी क्या हो जाएगा? तो परिवार है, इको क्लब है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, या फिर दोस्तों स्वास्थ्य क्लब है। तो यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय, क्योंकि दोस्तों इसमें सामाजिकरण का कोई भी तत्व नहीं आता है। परिवार में भी बच्चा सामाजिकरण को ही सीखता है, इको क्लब में भी सीखता है, स्वास्थ्य क्लब में भी सीखता है, और सार्वजनिक पुस्तकालय में दोस्तों बच्चा कुछ भी नहीं सीखता है, वहां पर उसका सामाजिकरण निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए निष्क्रिय एजेंसी सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा। अब दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ए ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुधार करती हैं। बी ऑप्शन है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन है सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक विधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। डी ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 जो क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों दोस्तों करेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है दिया गया है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। यही दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज्यादा यहाँ पर डेवलप होता है बच्चों का, क्योंकि जब आप समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएंगे तो वहां बच्चे की थिंकिंग और डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? दोस्तों ए ऑप्शन है संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी, या दोस्तों चक्षुस्व। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सीखने की शैली का दोस्तों जो उदाहरण है वो चक्षुस्व हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो चक्षुस्व है इसका अर्थ होता है नेत्र। तो इसलिए आप कैसे सीखेंगे? तो नेत्रों के द्वारा ही दोस्तों देख करके आप सीखते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9th क्वेश्चन का।
अब दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचाने और वैयक्तिक लक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ए ऑप्शन है भावात्मक, फिर दोस्तों बी ऑप्शन है संरक्षण उन्मुख, सुरक्षा उन्मुख और प्रभावी। तो दोस्तों 10 जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि भावात्मक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो भावनात्मक प्रेरणाएं होती हैं वो व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित होती हैं और दोस्तों जो व्यक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। तो इसलिए 10 क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक आंतरिक बल को प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उसे प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ए ऑप्शन है अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता और अभिप्रेरणा। तो दोस्तों जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभिप्रेरणा। दोस्तों जो मोटिवेशन होता है वही हमें आंतरिक बल देता है और हमें प्रोत्साहित करता है किसी भी कार्य को करने के लिए। जैसे कि अगर आपका सीटेट का एग्जाम नहीं आया होता तो आप इस समय इतना नहीं पढ़ रहे होते, है ना। जब हमारा कोई भी एग्जाम आता है तो हम वहां पर ज्यादा पढ़ने लगते हैं। क्यों पढ़ने लगते हैं? क्योंकि दोस्तों हमें अभिप्रेरणा मिल जाती है कि हमारा एग्जाम आने वाला है और हमें वहां पर अच्छा स्कोर करना है। तो वहां पर हमें मोटिवेशन मिल जाता है और आंतरिक बल मिलता है जिसके हम पढ़ने लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करता है। तो दोस्तों लर्निंग को सकारात्मक पॉजिटिव तरीके से कौन इफेक्ट करता है? सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव या अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो दोस्तों जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थपूर्ण संबंध। क्योंकि दोस्तों जो अर्थपूर्ण संबंध होता है वो पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आसानी से दोस्तों सीख सकता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। दोस्तों ऐसे कौन से प्रश्न होंगे जिस पर उसको हमें अधिक समय देने के लिए कहेंगे हम उसको? तो ए ऑप्शन है समझ, बी ऑप्शन है सृजन, सी है विश्लेषण और डी है दोस्तों स्मरण। तो यहाँ पर जो 13 क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन हो जाएगा सृजनात्मकता। सृजनात्मकता पर ज्यादा हमें ध्यान देना है क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो ज्यादा सृजनशील होते हैं, तो इसलिए हमें उनको और ज्यादा सृजनशील प्रश्नों को देना है जिससे कि उनका और अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो सके। तो 13 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? दोस्तों कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना या फिर दोस्तों याद करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहानुभूति देना। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों संवेग की बुद्धि से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, तो सहानुभूति देना यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सहानुभूति जो होती है उसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, और जो दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है, इसलिए सहानुभूति देना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है, स्क्रीनिंग परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है, उपलब्ध परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है या फिर अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। क्योंकि दोस्तों जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो दोस्तों मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है कि उसमें कौन कौन सी अधिगम निर्योग्यता है। तो यहाँ पर अधिगम निर्योग्यता जो है वो निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में यहाँ पर हमें पता चलता है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है? गुण के साथ है, अपसारी चिंतन के साथ है, त्वरण के साथ है या फिर प्रतिभा के साथ है? तो दोस्तों जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतन।
क्योंकि दोस्तों जो अपसारी चिंतन होता है इसमें अपनी ओर से दोस्तों तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसमें जो होता है जैसे कि प्रवाह पूर्णता, व्याख्या करना, मौलिकता और लचीलापन होता है दोस्तों। इसलिए अपसारी चिंतन ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों जो होता है इसमें हम ब्रॉड लेवल पर सोचते हैं, तो यहाँ पर लचीलापन भी आ जाता है, इसमें मौलिकता भी होती है। तो अपसारी चिंतन यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा के लिए हो सकता है, सहयोगात्मक शिक्षा के लिए हो सकता है, पृथक शिक्षा के लिए, या फिर संस्कृतशील शिक्षा के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि सभी के लिए जो शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा है, चाहे अपवंचित बालक हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो। अब सभी को हमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उनको शिक्षण कार्य कराना है, तो इसलिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा आ जाएगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयाग अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रयाग नहीं होगा, प्रायः हो जाएगा। ये दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है संवेग, बी ऑप्शन है आवश्यकता, सी ऑप्शन है उत्प्रेरणा और डी ऑप्शन है पुरस्कार। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव इस्तेमाल करता है, तो दोस्तों आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो अभिप्रेरणा कहाँ से हमें आती है? अगर आवश्यकता हमें उस चीज की है तभी हमें मोटिवेशन आता है और वो चीज हम करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपका सीटेट एग्जाम आ गया है, तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी आवश्यकता हो गई है ना, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिल जा रहा है और वहां पर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्टर्नबर्ग की बुद्धि को त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप दिया था? तो दोस्तों प्रायोगिक बुद्धि ने दिया था, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि, या फिर व्यवहारिक बुद्धि। तो दोस्तों जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो व्यवहारिक बुद्धि होती है स्टर्नबर्ग ने इसी को 3 पार्ट में दोस्तों बांटा है। स्टर्नबर्ग ने दोस्तों बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत के रूप में दोस्तों इसको लाया था। उसमें से व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें व्यवहारिक बुद्धि उसी का 3 में से, जैसे पहला क्या था, व्यवहारिक था, दूसरा हमारा सृजनात्मक और तीसरा दोस्तों जो था वो विश्लेषणात्मक। तो यहाँ पर हमें व्यवहारिक बुद्धि मिल रही है, इसलिए जो स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत था उसमें एक व्यवहारिक बुद्धि भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका स्तर शामिल होता है? दोस्तों तो पूर्व संक्रियात्मक स्तर शामिल होता है, इंद्रिय जनित गामक स्तर इसमें शामिल होता है, अमूर्त संक्रियात्मक या फिर मूर्त संक्रियात्मक। तो दोस्तों जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो बी हो जाएगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, क्योंकि जो पियाजे हैं उनकी जो अवस्थाएं हैं उन्होंने अपनी जो विकास की अवस्थाएं उन्होंने बताई, 4 अवस्थाएं बताई थी। उसमें दोस्तों 0 से 2 साल में इंद्रिय जनित गामक अवस्था बताई थी। जो दोस्तों 2 से 7 वर्ष है वो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर दोस्तों 7 से 11 साल के लिए मूर्त संक्रियात्मक, और दोस्तों 11 साल के जो आगे की अवस्था होती है वो दोस्तों उन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक स्तर में रखा था। तो यहाँ पर 0 से 2 वर्ष इंद्रिय जनित गामक अवस्था, क्योंकि 1 वर्ष का शिशु है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? जो दोस्तों वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उनका जो विकास का सिद्धांत है उसमें किस पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक पहलू की उपेक्षा होती है, जैविक पहलू की, भाषाई पहलू की, या फिर दोस्तों सामाजिक पहलू की। तो यहाँ पर 21 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैविक पहलू की उपेक्षा होती है, क्योंकि दोस्तों वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में जैविक विकास का दोस्तों कोई भी वहां पर वर्णन नहीं किया है। उन्होंने सांस्कृतिक,
भाषाई और सामाजिक पहलू का उल्लेख किया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि छात्राएं, दोस्तों छात्राएं क्या हैं कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। बी ऑप्शन है अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। सी ऑप्शन है भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। या फिर डी ऑप्शन है गणित के सवाल अच्छे से सिखाती हैं, दोस्तों सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के बारे में दोस्तों उनसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन का दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, क्योंकि हमें जेंडर रूढ़ता दोस्तों नहीं लेकर के आनी है, क्योंकि लड़कियां भी गणित में अच्छी हो सकती हैं, इसी के साथ हमें शिक्षण कार्य करना होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है जो ग्रेड है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत वाला, समस्या समाधान या अपसारी? तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा विश्लेषणात्मक, क्योंकि जो इस समय दोस्तों जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो ग्रेड अंकों वाली ही चल रही है, कि जब बच्चा उसमें एग्जाम देता है जो उसके मार्क्स आते हैं तो उनको हम ग्रेड के फॉर्म में अब लिखते हैं, ना कि मार्क्स के फॉर्म में देते हैं। क्योंकि दोस्तों जब मार्क्स में क्या होता था कि एक के 100 आए, इस एक के 99 आए दोस्तों, तो वहां पर उसको लगता था कि मुझे एक नंबर कम मिला है, तो वहां पर दोस्तों प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती थी, इसलिए ग्रेड सिस्टम अब लाया गया है। तो ये दोस्तों विश्लेषणात्मक प्रणाली है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। दोस्तों जब वो अक्षर को पढ़ने में कठिनाई होती है तो क्या हो सकता है? डिसकैल्कुलिया हो सकता है, डिसग्राफिया हो सकता है, डिस्प्रेक्सिया हो सकता है, या फिर दोस्तों डिसलेक्सिया हो सकता है। तो यहाँ पर जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पढ़ने का संबंधी विकार है वो डिसलेक्सिया है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? दोस्तों रिया कक्षा में पिकनिक एक तय कर रहा है, ऋषभ लड़का उससे सहमत नहीं है। वो दोस्तों सोचती है कि जो बहुमत है उसके अनुकूल में नियम बनाने और उसमें संशोधन कर सकती है। इसमें दोस्तों सहपाठी जो विरोध हो रहा है वो पियाजे के किस नियम के अनुसार हो रहा? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता के अनुसार हो रहा, प्रतिक्रिया के अनुसार हो रहा, सहयोग की नैतिकता के अनुसार, या विषमांग नैतिकता? तो यहाँ पर दोस्तों जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहयोग की नैतिकता, क्योंकि दोस्तों सहयोग की जो नैतिकता होती है वो दोस्तों स्तरों पर कार्य और व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों पियाजे के अनुसार जो है वो सहयोग, पारस्परिक और निर्भरता ये विभिन्न दृष्टिकोण के प्रति जागरूक व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्य और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सक्षम अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, या फिर उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो दोस्तों जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना होती है, क्योंकि दोस्तों जब शिक्षक में स्वामित्व की भावना आ जाती है तो उसमें स्वयं की जिम्मेदारी की स्वतः भावना आ जाती है। इस प्रकार दोस्तों जो विद्यालय आधारित आकलन होता है उसमें स्वामित्व की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरोपण का मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, या फिर डी ऑप्शन हो सकता है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
तो दोस्तों 27 का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। क्योंकि दोस्तों जो अल्बर्ट बंडूरा थे, जब उन्होंने बच्चों पर जो प्रयोग किए तो उन्होंने ये जाना कि जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह किसी भी क्रिया को प्रतिरूपण के रूप में देखता है और उसके बाद ही सीखना शुरू करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा प्रभावित है, क्योंकि जब बच्चे दोस्तों सीखते हैं तो उनका अभ्यास जो होता है वो त्रुटियों को कम करता है। तो ये दोस्तों किसके द्वारा विचार दिया गया था? जीन पियाजे के द्वारा, जेबी वाटसन के द्वारा, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा या फिर दोस्तों थार्नडाइक के द्वारा। तो यहाँ पर थार्नडाइक के द्वारा त्रुटि और प्रयास का नियम यहाँ पर बताया गया था। तो थार्नडाइक हो जाएगा डी ऑप्शन 28 का यहाँ पर। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। दोस्तों विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करना, अध्ययन के लिए शैक्षिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने, विषय के क्षेत्र में बीच ज्ञान के स्थानांतरण करने। तो 29 का दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। क्योंकि दोस्तों उचित सिद्धांत में चित्र के द्वारा किसी भी प्रकरण में आसानी से समझकर वह व्यवस्थित किया जाता है। दोस्तों इसी के अंतर्गत जिसके द्वारा सूचनाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं, आप तर्कपूर्ण ढंग से समझा सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। दोस्तों निगमनात्मक तर्कणा में क्या शामिल है? विशिष्ट से सामान्य की ओर शामिल है, या फिर ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना व स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब आप निगमन कर रहे हैं तो दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ 30 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पर मैं सारी चीजें सीडीपी, ईवीएस, अभी दोस्तों मैथ की भी सीरीज आने वाली है, तो सारी चीजें मैं सीटेट को लेकर के जो दिसंबर में आपका होने वाला है पूरी तैयारी इस चैनल पर कराने वाला हूं। और दोस्तों पीडीएफ भी फ्री में आपको यहां पर दे रहा हूं मैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो दोस्तों वीडियोज होने वाली हैं वो सीटेट के लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके सीटेट में 120, 130 नंबर आसानी से आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।